प्राइम डिबेट के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। कर्नाटक बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और मुतनाज़ा बयानों के लिए मशहूर ईश्वरप्पा एक बार फिर सुर्खियों में है। ईश्वरप्पा अक्सर अपने इश्तियाल अंगेज बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर ईश्वरप्पा ने जहर उगलते हुए बेंगलुरु में एक इजलास में कहा कि जो मुसलमान वतन परस्त हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं और जो पाकिस्तान के साथ हैं मुल्क के गद्दार हैं और वो बीजेपी को वोट देने के लिए सोचते हैं। इस मौके पर ईश्वरप्पा ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। ईश्वरप्पा ने मजीद कहा कि उनके असेंबली हलके में 50,000 से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी मुसलमान को वोट के लिए सलाम नहीं किया। ईश्वरप्पा के इस मुतनाज़ा बयान पर रियासत की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और जेडीएस ने बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। अपोजिशन का कहना है कि इस तरह के बयानों से समाज टूटने का खतरा रहता है। अपोजिशन ने मांग की है कि इस तरह की बयानबाजी पर लगाम लगाना जरूरी है और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जाहिर है कि ईश्वरप्पा इस तरह के मुतनाज़ा बयान अक्सर देते रहते हैं, क्योंकि कभी भी ईश्वरप्पा पर पार्टी या इंतजामिया ने कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि ईश्वरप्पा जैसे लोगों के हौसले बुलंद हैं और वो कोई भी बयान बगैर सोचे समझे दे देते हैं, या यूं कहें कि वो इस तरह के बयान सोच समझकर ही देते हैं ताकि वो मीडिया में सुर्खियां बटोर सकें। अगर इस तरह की बयानबाजी अब भी इस पर लगाम नहीं लगाई गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ईश्वरप्पा समाज को तोड़ने वाले बयान आगे भी देते रहेंगे। सवाल यह उठता है कि क्या कर्नाटक बीजेपी इस तरह के लीडरों पर सख्त कार्रवाई करेगी? क्या सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी इस मुतनाज़ा बयान का सख्त नोटिस लेगी, इस पर सख्त कार्रवाई करेगी? आज प्राइम डिबेट में हम इसी अहम इशू पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस अहम खबर पर यह रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रभक्त मुसलमान और बीजेपी वोट कोಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಇದ್ದಾರೋ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳಿದ್ದಾರೋ और बीजेपी वोट ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कर्नाटक बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर ईश्वरप्पा एक बार फिर सुर्खियों में है। ईश्वरप्पा ने बेंगलुरु में एक इजलास में कहा कि जो मुसलमान वतन परस्त हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं और जो पाकिस्तान के साथ हैं वो बीजेपी को वोट देने के लिए सोचते हैं। ईश्वरप्पा ने कहा कि उनके असेंबली हलके में 50,000 से ज्यादा मुसलमान हैं। आज तक उन्होंने किसी मुसलमान के पास जाकर वोट के लिए सलाम नहीं किया। वोट ಇಲ್ಲ 50,000 ಇರಬಹುದು ಗುರುಬ್ರು 50,000 55,000 ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವೋಟ್ ಇದೆ। ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೋಟ್ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲ। 47,000 ವೋಟ್ ಲೀಡರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ಯಾಕೆ ಅಂಶ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ। ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದಾನೋ ಅವನು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಇದ್ದಾರೋ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ईश्वरप्पा के इस बयान की सख्त मजम्मत की जा रही है। अपोजिशन का कहना है कि इस तरह के बयान समाज के लिए खतरा है। कांग्रेस लीडर जमीर अहमद खान ने कहा कि असेंबली इलेक्शन में ईश्वरप्पा ने मुसलमानों के घर जाकर वोट मांगे हैं, जबकि जेडीएस लीडर सैयद शफीउल्लाह कहते हैं कि इस तरह के बयानात से मुसलमानों को मुश्तइल होने की जरूरत नहीं है। ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2018 ಚುನಾವಣೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ। ಅದು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮು, ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೋಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ ಕೇಳಿರೋದಂಥ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳವೆ डाला जाए। ये वोटों की राजनीति करने के लिए ये काम करते हैं और ये पहली बार नहीं, इससे पहले बहुत सारे लोग उनमें दिए हैं। उन्हें अभी अनंत कुमार हेगड़े वो जब कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ या कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ या हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जब कभी बयानात दिए हैं, उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री से नवाजा गया सेंटर में। हम मुसलमानों को चाहे कि इससे मुश्तइल ना हो और जो वो चाहते हैं हम रास्तों पे आएँ और हम भड़कें, ऐसा ना करें, बल्कि क़ानूनी कार्रवाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन है, वो हमें पूरा हक़ देता है। हमें इन पर क़ानूनी कार्रवाई करने का सोचना चाहिए। ईश्वरप्पा के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने शिकायत दर्ज की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कर्नाटक बीजेपी इस तरह के लीडरों पर सख्त कार्रवाई करेगी? क्या सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी इस मुतनाज़ा बयानबाजी का नोटिस लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो आज प्राइम डिबेट में हम इसी इशू को समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार समाज को तोड़ने के लिए जो आवाजें उठती हैं, जो इस तरह के बयानात आते हैं, आखिर इस पर ब्रेक क्यों नहीं लगता है, आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं कसी जाती है। क्या वाकई में ये बयान सोचे समझे होते हैं या फिर ये बयान मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। आखिर इस बयान के पीछे की सच्चाई क्या कुछ होती है, इस बयान के पीछे का मकसद आखिर क्या कुछ होता है, और समाज को तोड़ने की, समाज में नफरत पैदा करने की आखिर इन्हें इजाजत कौन देता है। और ईश्वरप्पा जैसे लोग जो लगातार इस तरह के बयानात देते हैं, आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इन पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती है, इसे भी हम आज प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ यासिर जिलानी साहब तर्जुमान हैं मुस्लिम राष्ट्र मंच के, इस डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं मजलिसे मशावरत के, आप भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। चांद पाशा साहब हैं, लीडर बीजेपी के हैं, आप भी इस डिबेट में मेरे साथ हैं। और सैयद शफीउल्लाह साहब स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडीएस कर्नाटक के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम। सबसे पहले मैं चांद पाशा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर ईश्वरप्पा ने जिस तरह का बयान दिया है, आखिर यह बयानबाजी क्यों हो रही है? समाज को तोड़ने वाले ये बयानात, नफरत फैलाने वाले बयानात आखिर क्यों दिए जा रहे हैं लगातार? चांद पाशा जी। देखिए, पहली बात तो जो है जनाब ज़मीर अहमद खान साहब ने इसका जो है मुद्दा जो लेके सामने खड़े हुए, तो रात में जाते हैं, वो वोट पूछते हैं मुसलमानों के लिए, मुसलमान का वोट पूछते हैं। तो आगे वाला जो है ईश्वरप्पा साहब जो है, ये नई बात नहीं है, इन्होंने जो है इस तरह से बयान देते हैं, आपको भी मालूम है। और ये हाईकमांड का जो है इससे ये ज़ाती जो है इनका, ये खुद ब खुद बोलते हैं, तो इनका कोई मायने नहीं रखती है तो हाईकमांड। पहली बात। दूसरी बात, ज़मीर अहमद साहब ने, आपको मालूम होगा कि 6 महीने पहले क्या हुआ। इन्होंने बोले कि बीजेपी को जो वोट देते हैं वो मुसलमान नहीं है, बीजेपी के साथ जो रहते हैं, जो बीजेपी के जितने भी ऑफिस बेरर्स हो या बीजेपी के जो पार्टी में जो हैं, वो सब मुसलमान नहीं है। इस तरीके का बयान वो देख सकते हैं आप, उनके ऊपर जो है कार्रवाई जो है करना चाहिए था, क्यों नहीं किए, पहले मेरा सवाल ये है। और दूसरा सवाल जो ये है कि इस तरह के जो बयान जो है जनाब ज़मीर अहमद साहब ने चांद पाशा जी, थे कि मुसलमान इतने अब लोग हैं यहाँ पर उनसे अपने उनके बयान, अगर कांग्रेस या दूसरी पार्टी इस तरह का बयान देती है, तो क्या बीजेपी वालों को भी इस तरह का बयान देना चाहिए? कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं आप? समाज को तोड़ने वाले बयान है, यहां पर आप पार्टी लेवल पर बात मत कीजिए, चाहे वो बयान बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे जेडीएस से हो, चाहे किसी दूसरी पार्टी से। समाज को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। चांद पाशा साहब, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, समाज को जोड़ना चाहिए। देखिए, इसलिए आज जो है जनाब सदानंद गौड़ा साहब नाथ के पार्लियामेंट के जाए, उस हल्के से मैं भी आता हूं, आज उनका भी स्टेटमेंट रहा कि जो इस तरह का जो बयान है वो उनके जाती बयान जो दिए हुए हैं, जो पार्टी जो है इस तरीके का बयान से मुकरती है, तो ये ठीक नहीं है। ये भी उनका आज जनाब सदानंद गौड़ा साहब जो है जो मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, उनका बयान जो है आज आपको भी आया होगा। आप भी जो है इस तरह का जो बयान जो करते हैं, वो इस तरह का जो है हाईकमांड का जो है उनके जो है इल्म में आता है, तो उस वक्त उनको रोकते हैं। तो इस चीज़ का जो है बयान आगे भी बहुत से जो लीडर ने किए हुए हैं, तो इससे जो है हम लोग जो है पार्टी में जुड़े हुए हैं, पार्टी से कोई जो है इनका बयान के जो है मायने नहीं। मैं यासिर गिलानी साहब आपके पास आना, चांद पाशा जी बात पूरी हो गई। यासिर गिलानी साहब, इस तरह के जो लगातार बयानात आते हैं, मैं यहां पर किसी खास पार्टी को लेकर बात नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं यासिर जिलानी साहब की ईश्वरप्पा की अगर हम बात कर लें, वो कर्नाटक के नायब वजीर आला भी रहे, इस वक्त भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिस ओहदे पर वो बैठे हैं, क्या उन्हें इस तरह का बयान देना चाहिए? यासिर जिलानी साहब। देखिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो की सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सरकार कई सारे सूबों के साथ सेंट्रल में चल रही है, उसका एक ही सोचने का तरीका है, सबका साथ सबका विकास।
मुझे बहुत हैरानी होती है ईश्वरप्पा जैसे लोग जिनको कैसे इस तरह के बयान, अगर वो ये कहते हैं कि जो मुसलमान वोट नहीं देता है वो राष्ट्रवादी नहीं है, तो मुझे उनसे सवाल ये पूछना है कि जो हिंदू भाई वोट नहीं देते भाजपा को वो क्या है, या फिर ईश्वरप्पा की जो पुराना रिकॉर्ड है कहां से वो कैसे चलते हुए यहां आए हैं, ये जानकारी थोड़ी सी रखनी चाहिए। लेकिन मैं जमीर अहमद जैसे जो लीडर हैं उन पे भी सवाल उठाऊंगा। अगर जमीर अहमद जैसा लीडर ये कहता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में है और वो मुसलमान नहीं हो सकता है, तो वो कहां से मुसलमान है, उस पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो आईन की आप बात कर रहे हैं, हमारे संविधान की जो बात कर रहे हैं, हमारे संविधान ने ये बिल्कुल कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। हम लोग भारत के अंदर रहने वाले, और खास करके मैं मुस्लिम भाइयों के लिए ये कह दूं कि 47 के बाद जिन्ना जैसे नामाकुल लीडर की टू नेशन थ्योरी को लात मार के उस पे लानत भेज के हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं अपनी धरती को चूमा, भारत माता कहा और इस हिंदुस्तान में रहे। लेकिन यासिर जिलानी सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, पता नहीं अपनी राजनीति के बयान क्यों आते अपनी हैं, राजनीति चमकाने के यासिर लिए, जिलानी मीडिया में आने के लिए बयानात लगातार क्यों आते हैं? ये बयान देखिए, ये कुछ लोग बयान आता है तो ये होता है कि अब इस पर ब्रेक लगेगा, अब इन्हें रोका जाएगा, लेकिन इस तरह की बयानबाजी रुकती नहीं है। यासिर जिलानी लगातार इस तरह के बयान आते हैं समाज को तोड़ने वाले। अबू हुरैरा साहब कुछ लोगों की फितरत है राजनीति में, ना तो वहां कोई ऐसा जलसे में इस तरह की बात कहने की जरूरत थी, ना कहीं वहां पे कोई इस तरह की बात थी जिसमें समाज में इतना विध्वंस, इतना उन्माद फैलाने की सोच अगर एक नेता वहां का कहता है, तो मुझे हैरानी होती है वहां की जनता पे कि कैसे इस तरह के नेता को चुना जाता है। इस तरह के नेता को तो इलेक्शन में सबक सिखाने की जरूरत है, जो समाज के अंदर इतनी विध्वंसकारी सोच रखता हो। क्योंकि हमारा जो समाज है वो हमारी गंगा जमुनी तहजीब। यासिर जिलानी साहब, मैं किसी और पार्टी की अगर बात ना करूं, सिर्फ अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो एक लंबी फहरिस्त है जहां पर इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयानात दिए गए, चाहे उसमें गिरिराज सिंह हो, साक्षी महाराज हो, संतोष हेगड़े जी हो, संगीत सोम हो, साध्वी प्रज्ञा हो, एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने इस तरह के बयान दिए और उन्होंने चुनाव जीत लिया। तो सवाल तो इस पर खड़ा होता है। फिर असदुद्दीन ओवैसी हैं, आजम खान है, इस तरीके से कम गुलाम नबी आजाद है, अहमद पटेल है, जिन्होंने हमेशा से विध्वंसकारी सोच के साथ अपने बयानात दिए हैं, तो उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन हम अभी एक जो कर्नाटक रियासत है वहां के एक बड़बोले नेता पे जो समाज के अंदर विध्वंसकारी सोच, उन्माद वाली सोच है, उस पर चर्चा कर रहे। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। सरकार का एक तरीका है सोचने का, वो 1.25 अरब जनमानस को एक आंख से एक तरफ देखती है, दो आंख से भी वो एक तरह की। मेरे साथ सलमान निजामी साहब, कांग्रेस के लीडर हैं सलमान निजामी साहब भी डिबेट जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल और पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल। मैं सैयद शफीउल्लाह साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप कर्नाटक से ही आते हैं, जेडीएस के एक बड़ा चेहरा भी आप हैं अकलियतों और माइनॉरिटीज का। जो इस तरह के बयानात लगातार हमने देखा कि कर्नाटक में काफी दिन तक तो सियासी उथल पुथल रहा, अब जब सरकार बन गई है तो इस तरह की बयानबाजियां लगातार हो रही हैं, ईश्वरप्पा की तरफ से लगातार इस तरह के बयानात आ रहे हैं, इसकी वजह क्या देखते हैं शफीउल्लाह साहब? देखिए, वजह यह है कि बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी, यही वजह है। आइडियोलॉजी ही ऐसी है जैसे ईश्वरप्पा ने बात की है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मुझे कोई जर्रा बराबर भी ताज्जुब नहीं है। और ईश्वरप्पा ने क्या ये पहली बात तो ऐसी बात की है? नहीं, तकरीबन 7-8 साल पहले उन्होंने मुसलमानों के खतना कराने को भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। पता नहीं मुसलमानों के खतना से इन्हें क्या तकलीफ हो रही है। फिर चंद दिन पहले ऐसी ही बातें एकदम इस तरह के बीजेपी में जो भी मुसलमान आएंगे उन्हें 10 साल झाड़ू देना पड़ेगा, तब जाकर उनको कोई पोस्ट दिया जाएगा, ये कहे थे। हमें बीजेपी में उनके मुसलमान लीडरों को क्या कहते हैं इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों पर उंगली उठाकर ऐसी बात करते हैं तो सारे मुसलमानों को दुख की बात होती है। और इनका ये कहना जो है, इन्हें मालूम है कि इन्हें नवाजा जाएगा उस पार्टी में जो पार्टी ऐसी बातों को तक़वियत देती है, और उनकी आइडियोलॉजी ही है। जैसे कि अनंत कुमार हेगड़े
अनंत कुमार हेगड़े ने जब ये कहा कि मुसलमानों को जब तक इस्लाम है, हिंदुस्तान में ये है वो है, सारे खवानीन के खिलाफ वर्जी की उन्होंने, सारी उल्टी सीधी बातें की, तो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर से नवाजा गया। अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्हें एमपी सीट कैसे मिल जाती, अगर सिर्फ साध्वी होती तो नहीं मिल जाती। उन्होंने वो केस में जाके अंदर जाके जेल काट के आई तो उन्हें वो मिला। वो पार्टी में ऐसा नवाजा जाता है तो वो जान लेते हैं कि ऐसी ही बातें करने से वो नवाजे जाएंगे। ठीक है, और आप अभी कह रहे थे कि सलमान निजामी साहब, क्या वाकई में अब सियासत इतनी गिरती जा रही है कि समाज को आप तोड़िए और चुनाव जीत जाइए, आप समाज में नफरत पैदा कीजिए और आप अपना नाम कर लीजिए, सुर्खियां बटोर लीजिए, टीवी चैनल से आप पर डिबेट शुरू कर देंगे? क्या सियासत इतनी गिर गई सलमान निजामी साहब? देखिए, सियासत नहीं गिर गई, बीजेपी गिर गई। बीजेपी जिस तरीके से गिरी है पिछले 5 सालों में और इस साल में भी जैसे हुआ, आपने देखा इन्होंने सियासत किस बेस पे की। इन्होंने सियासत अपने पापों को छुपाने के लिए, अपने कारनामों को छुपाने के लिए बार बार सिर्फ 2 मुद्दों को इस्तेमाल किया, चाहे मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान हो, कश्मीर हो। और स्ट्रेटजिकली देखिए, ये आप ना समझे कि किसी छोटे लीडर ने बात की है, इन्होंने ऐसे लोग तैयार रखे हैं जो हर वक्त चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसी बकवास करे, मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बयान दे ताकि 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो और नफरत पैदा हो और इनको सियासी फायदा हो। ये बातें आगे भी आएंगी। जब तक हरियाणा में चुनाव है, बाकी राज्यों में चुनाव है, ये पहला बयान नहीं है। आप देखिए कि इस हफ्ते में कितनी स्टेटमेंट्स आगे से आ चुकी हैं और आगे भी आएंगी। इनका प्लानिंग यही है, क्योंकि इकोनॉमी में जब सवाल उठते हैं, लेकिन सलमान निजामी साहब जिस बीजेपी पर आप सवाल उठा रहे हैं, अगर अपने ही गरेबान में झांक कर देखिए तो आपके यहां भी ये बयानबाजी होती है, कांग्रेस में भी इस तरह की बयानबाजी होती है। देखिए, दिग्विजय सिंह का बयान सुर्खियों में है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? बयानबाजी आपके यहां भी होती है, कांग्रेस में भी। उन्होंने साफ कहा ना, उन्होंने विद प्रूफ कहा, उन्होंने कहा कि आईएसआई के वर्कर जो है वो बीजेपी के वर्कर थे। कई बड़े नेता सज्जन कुमार जेल में हैं, आपको शायद ध्यान नहीं आ रहा है। और आप पहले अपनी बात करिए ना। आज आपके सवाल है ना, जब कोई कांग्रेस का आदमी ऐसा बोलेगा मैं उसका विरोध करूंगा। आप अपनी बात करना तो उधर की बात ना करें। ये बता कारवां किसने लूटा? जब आप पे सवाल उठता है आप नेहरू को याद करते हैं, जब आप पे कोई सवाल उठाता है तब आप गांधी को याद करते हैं, जब आप पे कोई सवाल उठता है तब मुसलमानों की बात आती है। अरे आप बीजेपी और आरएसएस के लीडरों के बयान से मत मिला के देखिएगा, बर्बाद करती है और लास्ट में मुसलमानों को एक फुटबॉल बना दिया है। जब भी अपनी नाकामियों को छिपाना होता है उस वक्त मुसलमानों का इस्तेमाल करते हो, चाहे मॉब लिंचिंग करवाते हो और लोगों को कत्लेआम करवाते हो, और आज ये बयान देके अपने कारनामों को छुपाते हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों की आपकी मजबूरी है, आप जैसे मुसलमानों को, आज जैसे गद्दार मुसलमानों की मजबूरी है वहां रहना। हमें मालूम है। नहीं, बयानबाजी देखिए, बयानबाजी हर पार्टी में होती है, बयानबाजी हर पार्टी में होती है, बयान हर पार्टी के लीडर इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन उन पर कोई मुनासिब कदम नहीं उठाया जाता है। शायद इसी वजह से हौसला मिलता है इस तरह के लोगों को, और वो इस तरह समाज को तोड़ने वाले बयान देते हैं। सलमान निजामी साहब, बात हो गई। सलमान जैसे लोग, ठीक है, यासिर जिलानी बात हो गई, यासिर जिलानी बात हो गई। मैं कश्मीर के नाम पे दलाली कर रहे हैं। ठीक है, नहीं यासिर जिलानी देखिए बात होगी, यासिर जिलानी बात हो गई, यासिर जिलानी बात हो गई, सलमान निजामी साहब बात हो गई। मैं मौलाना नुमानी साहब आपके पास आना चाहता हूं। ईश्वरप्पा ने जो बातें की उसको छुपाने की क्यों कोशिश करते हैं यासिर जिलानी साहब? ठीक है, बात हो गई, लोगों को बात हो गई, उस पर पर्दापोशी करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? दलाली कर रहे हो ईमान। ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। बात हो गई, मैं नहीं हूं। नहीं, बात हो गई। मैं मौलाना नोमानी साहब के पास जाना चाहूंगा, अब्दुल हमीद नोमानी साहब। नोमानी साहब, क्या वाकई में आपको नहीं लगता है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, कोई पार्टी इसे अछूती नहीं है? चुनाव के वक्त आप ले लीजिए, इस तरह की लगातार इस तरह के बयानात आते रहे, मुतनाज़ा बयानात। और क्या आपको नहीं लगता है अब्दुल हमीद नोमानी साहब कि अब मुल्क सिर्फ एक हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच में एक तरह से पिसता जा रहा है, और शायद यही एक वजह है कि इस तरह के मुतनाज़ा बयानात लगातार आते रहते हैं? देखिए, ये लोग जो है राम के नाम पर जो है रावण का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग बुनियादी रूप से जो है, ये लोग जो है रावण है। ये राम से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये जानते हैं कि नफरत
और जब जो है मुख्तलिफ जो है फिरकों के दरमियान और दुश्मनी पैदा होगी, जो है मजहब और फिरके के नाम पे जो है खानों में लोग तकसीम हो जाएंगे, तभी हमें फायदा होगा। इनको लगता है अगर जो है हिंदुस्तानी आवाम के अच्छे दिन होंगे तो हमारे खराब दिन होंगे, जब इनके खराब दिन होते हैं तो हमारे अच्छे दिन होते हैं। वैसे जो है यासिर ने जो है वो जवाब दे दिया जो है येचुरप्पा का। ये लोग जो है नफरत की जो है वो सियासत कर रहे हैं, चूंकि इनके पास जो है समाज के सामने जाने के लिए और जो है नजरियाती तहजीबी तौर पे जो है सामने आने के लिए कोई मजबूत बुनियाद नहीं है। ये जो है इसकी बुनियाद ही जो है वो नफरत पे पड़ी है और जो है रद्द अमल की सियासत पे पड़ी है, इसलिए घूम फिर के आ जाते हैं। वैसे मोदी जी जो है कुछ बातों से वो सुधारना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास है सबका विश्वास, लेकिन ये मोदी जी का जो नजरिया है, जो पॉलिसी है, जो वो करना चाहते हैं, वो सबको ये लोग फेल करना चाहते हैं। ये लोग जो है हिंदुत्ववादी है, हिंदू नहीं है। ये नफरत की खेती कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं और वो उसी खेती से यानी वजीर आजम साहब तो सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, लेकिन एक लेयर ऐसी भी है जो वजीर आजम की बात नहीं मानती। नोमानी साहब, हाँ, ये यही से मैंने शुरू में ये सवाल उठाया था, जब जो है गिरिराज सिंह, अनंत हेगड़े और जो है साक्षी महाराज और जो है प्रज्ञा सिंह, इस तरह के जितने जो है 10-11 लीडर हैं बिहार, झारखंड और कर्नाटक और हैदराबाद, जो राजा सिंह वगैरह है, ये सारे लोग वो है। अगर ये लोग जो है 10-12 आदमी नहीं बोलते तो एक अलग तरह का जो है वो माहौल बनता पूरे। लेकिन नोमानी साहब माफ कीजिएगा नोमानी साहब, लेकिन ये जो एक खराबी है, ये जो एक खामी कह लीजिए, ये एक जो बुराई है, ये सिर्फ बीजेपी तक तो महदूद नहीं है। आपने तो बीजेपी के लीडरों की खामियां गिना दी, मैं तो ये कह रहा था कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, सभी नंगे हैं इस हमाम में। जो है ये मुसलमानों को दूसरे लीडर भी जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि चाहे वो बीजेपी हो या जो कांग्रेस हो, जब वो आईनी तौर पे जो है तस्लीम शुदा पार्टी है वो, तो ये कहना कि जो उसको वोट दे रहे हैं मुसलमान नहीं, आप सबकी बातें कहकर ईश्वरप्पा की बात को आप आसान करके दे रहे हैं, जैसे कि वो जायज ठहरा रहे हैं। देखिए मैं शफीउल्लाह साहब, हम आसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो लोग जो है पार्टियों की बुनियाद पे मुसलमान और गैर मुस्लिम और काफिर की बात कर रहे हैं, अगर ईश्वरप्पा ने वही बात कही है जो सब कह रहे हैं, तो फिर ईश्वरप्पा की गलत बात ही नहीं हुई, वो अपनी जगह सही है, ये बताना चाहते हैं। बिल्कुल गलत बात है वो। नहीं, मैं शफीउल्लाह साहब देखिए, इस तरह का बयान जमीर अहमद खान भी पहले दे चुके हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सभी मुलविस हैं, खामियां सभी की हैं, सभी समाज को तोड़ने की बातें करती है, कई लीडर सियासी फायदा उठाने में रहते हैं। बयान सिमिलर नहीं है, जेडीएस के लीडर, उस बयान और इस बयान को मिलाकर मत देखिए, वो अलग है, ये अलग है। ये तो समाज को तोड़ने का है। और दूसरी बात, जमीर अहमद जैसा दूसरी बात ये है, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जब कभी पाकिस्तान जाने, नोमानी साहब मैंने बहुत टाइम दे दिया, नोमानी साहब सुन लीजिए, नोमानी साहब सुन लीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। सैयद शफीउल्लाह साहब कंटिन्यू कीजिए, आप बात करेंगे। चांद पाशा जी सुन लीजिए थोड़ा सा जी। शफीउल्लाह साहब, मैं ऐसे बातें करके ये ईश्वरप्पा को बना के देते हैं, ये उकसा रहे ईश्वरप्पा को, ये कहते हैं ईश्वरप्पा सही कर रहा है। ये मुसलमान हमारे बीजेपी में ये कह रहे हैं ईश्वरप्पा ही सही है, वही तो उसी को डिफेंड करने आके बैठे हैं, ईश्वरप्पा की बात को डिफेंड करने ये यहाँ क्या बैठे हैं। 14 महीने आप रहे, क्या किया अखिलेश के लिए? येडियुरप्पा साहब ने जितने काम किए हैं आपको पता होगा, ईश्वरप्पा को, इमामों का तनख्वाह, ईश्वरप्पा को डिफेंड करने के लिए चांद साहब आके यहाँ बैठे हैं। चांद साहब ईश्वरप्पा के आदमी हैं, वो खुद ईश्वरप्पा की बात को डिफेंड करने के लिए आए। गलत बात है शफीउल्लाह साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। जो बात है, वरना मुझे बोलने देते, बोलने भी नहीं दे रहे हैं। ईश्वरप्पा के बारे में बोलना चाहता हूँ, बोलने नहीं दे रहे हैं, आप रोक रहे हैं।
कि जमीर अहमद साहब जो है ऊपर से उतरे मैं हैं। जमीर अहमद हम साहब जो की बात है- नहीं कर रहा हूं। हम जो है ठीक है चांद पाशा जी, चांद पाशा जी अब सुन लीजिए, वो आपको चांद पाशा जी सुन लीजिए, बोलना चाहिए। चांद पाशा जी, चांद पाशा जी अब सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए अबू हुरैरा साहब जी। जो पाकिस्तान को जाना है, जिसने यहाँ के मुजाहिदीन आज़ादी को कत्ल करने से खुशियां मना के मिठाइयां खाई, उनको पाकिस्तान जाना है। मुसलमान जो हैं जब पाकिस्तान बना उसी वक्त हम पाकिस्तान को धुतकार के हमारे मादर वतन हिंदुस्तान को सेलेक्ट किया है, हमने चूज किया है। ईश्वरप्पा भी कोई नहीं होते, सारे बीजेपी के लोग कोई नहीं होते हमें कहने के लिए ये हमारा वतन है, हमारा वतन है, हमारा वतन वो तो जाहिर है। बात जरा है। ठहरिए भाई, ठीक है, इसमें भी मैं- आड़ी बात करते हैं। ठीक है, इसमें मैं भी प्रोफेसर रोकते हैं। सतीश जी आपके पास आना चाहूंगा। सतीश कुमार जी, बीजेपी बात हो गई, ये बात चाहते हो गई। हैं कि किसी ना शफीउल्लाह किसी साहब तरह बात हो गई, चांद पाशा जी अब खामोश हो जाइए, अब खामोश हो जाइए। प्रोफेसर सतीश कुमार जी थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दिए बेंगलुरु का। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में देखिए जो ईश्वरप्पा जी इस तरह के बयानात हमेशा देते ही रहते हैं, उनके बयानात आते रहते हैं और वाकई में समाज को तोड़ने वाला, बहुत शर्मिंदा करने वाला यह बयान है कि एक आपने कैसे पैमाना बना लिया कि जो वोट बीजेपी को देते हैं वही सच्चे हिंदुस्तानी है, वही सच्चे भक्त हैं। मैं सिर्फ सतीश कुमार जी ये समझना चाह रहा हूं, क्या वाकई में पॉलिटिकल फायदा भी इसके पीछे छुपा होता है? इस तरह के जो बयानात दिए जाते हैं क्या वाकई में पूरे सोच समझ कर दिए जाते हैं इस तरह के बयानात? अबू भाई, अब राजनीति में कुछ भी संभव है और जिस तरीके का बयान दिया गया, हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता इससे इत्तेफाक रखता होगा और ये बिल्कुल ही नाजायज, देश को बांटने वाली और गलत बयानबाजी है। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है अबू भाई। अगर भारत का निर्माण हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक अलग देश बना, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तो ये बात सभी जानते हैं, टू नेशन थियरी के आधार पर हुआ था। उसके बाद जो भारत में जो मुसलमान रह गए उनको पूरी इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ वो रह रहे हैं और हम ये गर्व के साथ कहते भी हैं कि दूसरी आबादी में दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन के रूप में मुस्लिम आबादी हमारे देश में है। लेकिन आजादी के बाद से जिस तरीके की राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, यानी मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक बनाकर कुछ राजनीतिक दलों ने सामने रखने की कोशिश की और एक अल्पसंख्यक का दर्जा देकर उनको यह समझाने की कोशिश की जाने लगी कि आपकी लड़ाई बहुसंख्यक समुदाय से है और वो बहुसंख्यक समुदाय हिंदू समुदाय है और उसके विरोध में उनमें सकारात्मक राजनीति कम नकारात्मक राजनीति को भरने की कोशिश की गई और जो भी राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक पैमाना था, जो इस देश की विरासत थी, उसके विरुद्ध में मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की जाने लगी। हमारे भाई साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बीजेपी के हमारे बंधु को कह रहे हैं कि गद्दार मुस्लिम है। तो इस तरह के बयानात कई जगहों पर, इस तरह के बातें जो लोग राष्ट्रीय चीजों में अपना अनुदान देने की कोशिश करने लगे, उनको गलत ठहराया जाने लगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई ऐसी घटनाएं हुई आजादी के बाद से लेकर आज तक, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय को निकलकर सामने आना चाहिए था, आतंकवादी गिरोह हो या बम धमाके हो, वो चीजें भी नहीं हुई हैं क्योंकि वो राजनीति का हिस्सा था। राजनीति उनके सब सारे सामने आए थे, आपको क्या मालूम? चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जो बीजेपी समाजवादी के साथ पार्टी हो, रहते हैं, बहुजन उन्हें क्या समाज पार्टी मालूम हो, होता है? लालू यादव की पार्टी हो, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक कड़ी लाकर खड़ा करने की कोशिश की। ठीक है चांद पाशा जी, चांद पाशा जी, जिस तरह से आप यहां पर ईश्वरप्पा को डिफेंड कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आप उनका वो प्रोग्राम बेंगलुरु वाला 2 दिन पहले का देख लिए जहां पर उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया और किस तरह से उस प्रोग्राम में तालियां बज रही थी, उनकी तारीफ की जा रही थी? क्या इससे हौसला नहीं बढ़ेगा ईश्वरप्पा जैसे लीडरों का? चांद पाशा जी, अरे क्या बोलेंगे? चांद पाशा जी, ईश्वरप्पा के चेले बन के आए हैं, क्या बोलेंगे? देखो छेले हैं, छेले आए, बात दूसरी बात है, बात दूसरी है। छेले हम बात करने ईश्वरप्पा को डिफेंड करने के लिए आए हैं, जो हम बात करेंगे ना, डिफेंड करने के लिए आए। आप ही बात चांद पाशा जी, इन्हीं से बात कर लो, उबेरा साहब, आप इन्हीं से बात कर लो। नहीं चांद पाशा जी, मेरा सवाल आपसे है। ये बीच में शफीउल्लाह साहब थोड़ा सा खामोश हो जाइए। शफीउल्लाह साहब, अभी ये बात शफीउल्लाह साहब बात पूरी कर लेने दीजिए। शफीउल्लाह साहब थोड़ा सा सुन लीजिए। बीजेपी की शफीउल्लाह साहब सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। शफीउल्लाह साहब, चांद पाशा जी, मेरा सवाल शफीउल्लाह साहब से नहीं आपसे है कि जिस तरह से आप यहां पर डिफेंड कर रहे हैं, आपको तो यहां पर सवाल उठाना चाहिए था, आपको तो कहना चाहिए था कि ईश्वरप्पा ने जो कहा है बिल्कुल गलत है, समाज को तोड़ने वाला बयान है। आप जैसे लोग जब उन्हें डिफेंड करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तो उनका हौसला बढ़ेगा। चांद पाशा जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप जो आपका ख्याल है, आपका तस्वीर है, हम क्यों डिफेंड करेंगे? मैं बता रहा हूं ना आपको, आज जो है
सेंट्रल मिनिस्टर सदानंद गौड़ा साहब जो है उनका बयान आप सुनिए, क्या बताएं, वो उनका जाति बात है, जाति मामला है, जाति अपनी तरफ से गोडसे के जमाने से जाति कह रहे हैं। अब तो ऐसे तो ये जो कोई कहते हैं जाति कह देने से नहीं होगा, ये तो बीजेपी के तरफ से कोई बीजेपी के मिनिस्टर हैं। हाई कमान क्या है? ईश्वरप्पा अपनी जगह मिनिस्टर है, मुझे कमर्शियल ब्रेक बोल रहे हैं, उसको जाति थोड़ा शफीउल्लाह साहब थोड़ा सुनिए क्योंकि आप दोनों लोग एक जगह बैठे हैं। चांद पाशा जी, मैं बात कर रहा था, आपका चांद पाशा जी थोड़ा सा सुनिए, आप भी बात कर रहे थे, आप हुज्जत करने पहले, हाँ आप पहले शफीउल्लाह साहब पहले आप बंद कीजिए। शफीउल्लाह साहब मैं जब बात कर रहा था तो आपकी मोटर चल रही थी। शफीउल्लाह साहब थोड़ा सुन लीजिए, आप फिर डिबेट बर्बाद हो जाएगी, डिबेट अरे बर्बाद वो हो आप जाएगी। बोलो, वो आप बोलो, मैं नहीं बोला, आप भी बोले ना। मैं नहीं बोला, मुझे ठीक है, मैं भी कमर्शियल बोलता ब्रेक पर जाना है, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह के जहरीले बोल बोले जा रहे हैं, इस पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगती, कब इस पर लगाम लगेगी और सख्त कार्रवाई कब होगी। बीजेपी सबका विश्वास जीतने की बात करती है, लेकिन क्या इसी तरह से सबका विश्वास जीता जाएगा, सबका साथ सबका विकास इसी तरह से होगा जिस तरह के जहरीले बोल बोले जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो इन्हीं सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। छोटे प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं ईश्वरप्पा के उस मुतनाजा बयान के बाद जिसके बाद कर्नाटक की सियासत गर्मा गई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरह के जहरीले बोल क्यों बोले जाते हैं? क्या वाकई में इसके पीछे भी सियासत एक तरह से कारफरमा होती है, या इस तरह के बयानात का आखिर मकसद क्या होता है? और सबसे अहम सवाल जो डिबेट में अब हम उठाएंगे कि आखिर इस तरह के बयानात पर लगाम क्यों नहीं कसी जाती है? जिस पार्टी के लीडर होते हैं वो पार्टी इन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करती है? लगातार हमने देखा कि इस तरह की बयानबाजी होती रहती है, लेकिन पार्टियां अपने लीडरों पर, अपने रहनुमाओं पर कार्रवाई नहीं करती हैं। आज इसी चीज को हम प्राइम डिबेट में समझ रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी, ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि लगातार इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। हमने देखा कि 2018 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी लगातार इस तरह की बयानबाजी होती रही, और अब उसके बाद भी बयानबाजियां रुकी नहीं, जबकि पीएम मोदी ने भी कहा, तमाम लीडरों को उन्होंने एक तरह से चिताया, उन्होंने चेतावनी दी कि लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, लेकिन वजीर आजम मोदी के बयान का असर भी देखने को नहीं मिलता है। यासिर जिलानी साहब, ठीक है, मैं चांद पाशा जी आपके पास आना चाहूंगा, शायद यासिर जिलानी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। चांद पाशा जी, आखिर लगातार इस तरह के बयानात क्यों आते हैं? आपकी पार्टी ने आखिर क्या कार्रवाई की? और आप जो लगातार कह रहे हैं कि यह पर्सनल बयान है ईश्वरप्पा का, तो क्या आप नहीं जानते कि ईश्वरप्पा का ओहदा क्या है? किस ओहदे पर फायज है ईश्वरप्पा? क्या उन्हें इस तरह का बयान देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल गलत बयान है। मेरी बात क्या है सुन रहा हूँ। अभी जो है नेशनल के जो हमारे जो सदानंद गौड़ा साहब जो सेंट्रल केंद्र के मंत्री हैं, आज उनका भी जो है खंडन किए कि भाई इस तरह से बात जो है ठीक नहीं है, जो है उनका जाती बयान है। नहीं, जाती बयान कह के इसे आप दरकिनार नहीं कर सकते ना चांद पाशा जी। एक मिनट सर, एक मिनट आप सुनिए, आप एक मिनट सुनिए। अनंत कुमार हेगड़े का भी मैं बता देता हूँ आपको, पूरा जो जितने भी आप बता रहे थे कि 10-12 लोग ऐसे हैं करके। देखिए 10-12 लोग जो है, नहीं 10-12 पर मत जाइए, आप ईश्वरप्पा के बयान पर आइए। 10-12 पर मत जाइए, आप ईश्वरप्पा के बयान पर आइए। नहीं, एक मिनट सर, सुनिए सर। अनंत कुमार हेगड़े नहीं देखिए डिबेट में इतना टाइम नहीं है। चांद पाशा जी, ईश्वरप्पा के इस बयान पर आइए। क्या पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? नरेंद्र मोदी साहब, समाज को तोड़ने वाला यह बयान है, क्या बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? चांद पाशा जी, उसके बारे में गौर कर रही है। हमारे जो माइनॉरिटी मोर्चा जो है हर बात जो है उनके जो है इल्म में लाए हुए हैं, येडियुरप्पा साहब के तो बताए हुए हैं। तो इस तरह का जो बयान जो है, इसमें जो है मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है, इन्हें हमने बताए हैं, आज सुबह में बताए हैं। तो ये बात ऐसी है कि हमारे येडियुरप्पा साहब पिछले 5 साल की सरकार में 3 साल रहे हैं। इनका जो है जो मुसलमानों के लिए, अखिलतों के लिए इतना जो काम है, हजघर से लेकर जो इमामों की तनख्वाह लेकर और स्कॉलरशिप लेकर जो अच्छी नहीं आप कुछ भी कर लीजिए और एक बयान देंगे तो सब मामला खत्म हो जाएगा। चांद पाशा जी, आपने कितना भी काम किया हो, कितना भी आपने काम किया हो आपकी सरकार ने, लेकिन इस तरह का बयान समाज को तोड़ने वाला बयान देंगे,
मुसलमानों को तकलीफ देने वाला बयान देंगे या समाज के एक सेक्टर को तकलीफ देने वाला बयान देंगे तो सारे काम आपके धरे रह जाएंगे। यासिर जिलानी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जरूर है। यासिर जिलानी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल जरूर है सर। यासिर जिलानी, मैं ये कह रहा हूं कि पीएम मोदी ने भी चुनाव के वक्त चेतावनी दी थी अपने लीडरों को कि समाज को तोड़ने वाले इस तरह के बयान न दिए जाएं, लक्ष्मण रेखा को पार न किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। फिर वजीर आजम के बयान के क्या माने रह गए यासिर जिलानी? नहीं, देखिए, आप यकीन माने कि वजीर आजम के बयान के ही मायने हैं। जो वजीर आजम साहब कह रहे हैं वही सही है। और यकीन माने कि जो इस तरह के किसी रियासत से कुछ लीडर इस तरह के अपने आप को लाइमलाइट में आने के लिए धर्म से जोड़ के जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें हमेशा हाशिए में जाना है। और यकीन माने कि देखिए ये होता क्या है कि अभी हम यासिर जिलानी साहब बैठे हुए हैं, जितना सख्त बयान ईश्वरप्पा देते हैं उतनी बड़ी पोस्ट इन्हें मिल जाती है। अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं ईश्वरप्पा जी, छोटा मोटा ओहदा उनके पास नहीं है यासिर जिलानी साहब, और बहुत पहले से इस तरह के बयान देते रहे समाज को तोड़ने वाले। अबू हुरैरा साहब, एक बात बताइए, एक बात बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी जब समाज को तोड़ने का बयान देते हैं तो ये जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सो कॉल्ड मुसलमान, इनके मुंह क्यों सिल जाते हैं? क्यों नहीं हिम्मत होती है कि उनके बयान समाज को तोड़ने वाले बयान को क्यों नहीं हिम्मत होती है कि उनके सामने आके कोई बात वाले बयान रख सके? नहीं किया जाता है। अकबर ओवैसी नहीं, उन्होंने तो ऐसे बयान दिए हैं, उन्होंने तो ऐसे बयान दिए हैं। तो मैं यही मैं यासिर जिलानी में ऐसे असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी, 15 मिनट चाहे जो 15 मिनट उनके भाई कहते हैं फेवर नहीं किया जा रहा है, 15 मिनट कहते हैं या किसी का फेवर नहीं किया जा रहा है। समाज को तोड़ने वाला अगर कोई बयान देगा तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी। और मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं यासिर जिलानी साहब कि बीजेपी में आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती है? अकबरुद्दीन 15 मिनट दे दीजिए, तमाम हिंदुओं को खत्म कर देंगे। देखिए आवाज उठती है, और आवाज अगर नहीं उठी होती तो हम लोग अभी आपके सामने ये बात नहीं कर रहे थे। और सुन लीजिए, आपको इनकी हिम्मत नहीं है। ये जेडीएस के लीडर बैठे हुए हैं, कांग्रेस के लीडर बैठे हुए हैं, किस तरह की बात करते हैं। अभी जमीर किस तरह की बात करके चला गया कि मुसलमान और हिंदू को तोड़ने की बात करता है। इनकी हिम्मत है सैयद शफीउल्लाह की उसके खिलाफ एक अल्फाज बोल दें, इनकी राजनीति को वो खत्म कर देगा। क्योंकि वहां पे एक राजनीति के जो नेता बन जाते हैं वही सब कुछ होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं एक जो सबसे शफीउल्लाह साहब से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद सलमान निजामी साहब मैं आ रहा हूं। ठीक है यासिर जिलानी, आप मुझे जवाब लेने दीजिए। यासिर जिलानी, मुझे बात को खत्म होने दीजिए, बात को खत्म बात को खत्म होने दीजिए। ठीक है, जल्दी से बात करिए। इन्होंने आरएसएस के ऊपर सवाल उठाया। मैं एक बार आरएसएस को बता दूं कि अगर आप आरएसएस पे सवाल उठाते हैं तो एक बारी आप आरएसएस की शाखा में जरूर शफीउल्लाह साहब जाएं, आपको एकता, भाईचारा, इत्तेहाद का जो पैगाम है वहां से मिलता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो उनका इतिहास पढ़िए, जाके उनका इतिहास पढ़िए। और ये जो तोड़ने और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आप लोग हाशिए पे चले गए हैं क्योंकि आपकी सरकार जा चुकी है। ठीक है, मैं शफीउल्लाह साहब इसका जवाब दे रहे हैं। सैयद शफीउल्लाह साहब हो चुकी है, शफीउल्लाह साहब जवाब दे रहे हैं। सिर्फ सुन लीजिए, मैं सलमान निजामी आ रहा हूं आपके पास। शफीउल्लाह साहब देखिए, हाँ सुन रहा हूं, चुप हो गया। यासिर जिलानी साहब को यह बता देना चाहता हूं कि मेरी लाइब्रेरी आरएसएस की किताबों से भरी पड़ी है, तभी बजाकर मैं आरएसएस के बारे में अच्छी तरह जानता हूं, बात करता हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने कभी भी बीजेपी में रहने वाले मुसलमानों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये हमारे दोस्त जो हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने ये कहा कि मैंने उन्हें कहा वो मुसलमान नहीं हैं। वो अपने तौर पे वो खुद जाने वो क्या है क्या नहीं है, मुझे वो हक नहीं पता, मैं कभी कहता नहीं। दूसरा ये कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं, ऐसा मैं वक्त हरगिज मैं उसमें लगाना नहीं चाहता। दूसरा, जो ईश्वरप्पा स्टेटमेंट दिए हैं, इस तरह स्टेटमेंट देकर सारे के सारे अपनी अपनी पोजीशन और मजबूत कर लिए हैं बीजेपी में और आरएसएस में। और आरएसएस की आइडियोलॉजी ही ये है। और साफ साफ अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि हम आए ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए, आइन बदलने के लिए। तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? कुछ भी नहीं। और यही ईश्वरप्पा ने कहा कि 10 साल हमारा ऑफिस झाड़ू मारना चाहिए, तब जाके मुसलमान को कोई पोजीशन देगा। तब अरे जरा चुप रहिए ना भाई। तो उनके बारे में भी कभी उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब अगर ऐसा है तो उनसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता, वहां उन्हें सही भी नहीं किया जा सकता। जहां तक दूसरे लीडरान की बात हो रही है, मैं किसी भी लीडर जो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के बारे में नफरत जो बीज डालता है, वो किसी भी लीडर का मैं सपोर्टर नहीं हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा मादर वतन
हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहे, भाईचारगी से रहे, मोहब्बत से रहे। और जो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं वो खुद पाकिस्तान को जाएं, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं। सलमान निजामी साहब, शफीउल्लाह साहब, अब बात हो गई, अब आप खामोश हो जाइए। सलमान निजामी साहब, क्या वाकई में अगर जो पार्टियां हैं अपने लीडरों के खिलाफ जो इस तरह के भड़काने वाले बयान देती हैं, जो लीडर समाज को तोड़ने वाले बयान देते हैं, जो नफरत फैलाने वाले बयान देते हैं, अगर पार्टियां उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने लगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये टूटने वाली जो सियासत की जाती है, तोड़ने वाली सियासत, ये खत्म हो जाएगी, समाज पटरी पर लौट आएगा? सिर्फ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सलमान निजामी साहब, इन्होंने उंगली जो है हम पे उठाई, लेकिन मैं इनको बोलूं, जब ओवैसी ने ये स्टेटमेंट दिया था मैंने उसकी कड़ी निंदा की थी। शायद यासिर भाई को याद नहीं है, बहुत लोगों ने, हम उसकी आइडियोलॉजी को भी यकीन नहीं करते क्योंकि वो भी इनकी आइडियोलॉजी है। अरे तो वो भी चाहते हैं कि वो भी भड़काते हैं। राहुल गांधी ने करी थी, वो भी क्यों नहीं की थी? सबने की थी। वो तो आपका बीटी में, वहां से आपको फायदा होता है, यहाँ से उसको फायदा होता है। कैसी बात मुसलमानों को मैंने बोला ना कि फुटबॉल बना दिया आपने, बड़े जज्बाती हैं, आपने फुटबॉल बना दिया है साहब। मालूम है बहुत जज्बाती हैं आप, लेकिन आपने कश्मीर में भी आग लगा दी है, आज उसको भी फुटबॉल बना दिया है। और बार बार जो मेन मुद्दे जो हैं देश के, नौकरियां कहां हैं, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, 5% है, उस पर बात नहीं करेंगे। नौजवान जो है वो क्यों सड़कों पे आ रहे हैं नौकरी की तलाश में, उस पर बात नहीं करेंगे। हमारा जीडीपी जो है 5% क्यों गिर गया, उस पर बात नहीं करेंगे। कांग्रेस के कारकुन सड़कों पे आ रहे हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं। कांग्रेस के कारकुन, सबको बेरोजगार किया है, सड़कों पे आके वो बेरोजगार हो गए, सबको बेरोजगार हो गए, और बाकी सबके पास रोजगार है। बेफिक्र रहिए, सबके पास रोजगार है, सब खुश हैं। आप ट्रिपल तलाक का झूठा डोंग पीटते हैं टीवी पे, और यहाँ आपकी असलियत सामने आती है कि असल में आप क्या करते हैं। आज प्रधानमंत्री, मुझे हैरानी होती है, ठीक है, कोई पर्सनल अटैक नहीं कीजिए, कोई पर्सनल अटैक नहीं कीजिए, वो नहीं करेंगे। मैं नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा पर्सनल अटैक, प्लीज। देखिए, डिबेट पर आइए, डिबेट पर लौट कर आइए। सरकार का इस्तेमाल करना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ बोल के इलेक्शन में फायदा होता है, फिर इलेक्शन जब खत्म हो जाता है फिर आता है ट्रिपल तलाक, फिर आता है कोई और मुद्दा, स्कॉलरशिप। इलेक्शन जीतने के लिए आपको मालूम है कितनी रियासतों में भाजपा की सरकार है, सेंट्रल के साथ साथ अगर भड़काने की राजनीति की होती तो इतने रियासतों में भाजपा की सरकार नहीं होती। सेंट्रल में दोबारा 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ नहीं आते। क्या बात कर रहे हैं? आपके पास ठीक है भाई, दोनों लोग खामोश हो जाइए। मैं नोमानी साहब के पास जाना चाहूंगा। सलमान निजामी बात हो गई, यासिर जिलानी बात हो गई। मुसलमानों के देखिए, अब्दुल हमीद नोमानी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, 40 दिनों से सलमान निजामी साहब बात हो गई, सलमान निजामी साहब बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया दोनों लोगों को। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, अब्दुल हमीद नोमानी साहब, परेशानी आपको है, यासिर जिलानी बात हो गई, प्लीज अब सुन लीजिए। अलगाववादी नेताओं को है, ठीक है, यासिर जिलानी सुन लीजिए, सुन लीजिए, यासिर सुन लीजिए। अब्दुल हमीद नोमानी साहब तो अलगाववादियों पे नहीं ठीक है, देखिए अब इस कर्नाटक के डिबेट का अलगाववादियों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अब्दुल हमीद नोमानी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि एक सॉफ्ट टारगेट बन गया, माइनॉरिटी जो है, मुसलमान जो एक सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं? और आपको क्या नहीं लगता है कि बिल्कुल इंदिरा गांधी का वो दौर आपको नहीं याद आ रहा जिस वक्त कहा जाता था कि इंदिरा गांधी इंडिया है और इंडिया इंदिरा गांधी है? बिल्कुल वही दौर आ गया है कि बीजेपी इंडिया और इंडिया बीजेपी है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का मामला जो है वो अलग है। ये जो नफरत की जो है सियासत जो है, ये जो खतरनाक है, जब ऐसे जो है बयान देने वाले के खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होती है तो ये सवाल खड़ा होता है कि रावण के जो है 10 सूर है और 10 सर है, वो अलग अलग है ये। और ये कोई जो है जाति बयान नहीं होता है, क्योंकि ये जो है अवामी नुमाइंदे होते हैं, जितने लोग भी, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, सब जो अवामी नुमाइंदे होते हैं। जाति बयान का कोई मतलब नहीं है। जब कार्रवाई नहीं होती है तो वो सवाल जो है उस जो है 2014 से आज तक मैं जो है सैकड़ों चैनल पे उठा चुका हूं इस मुद्दे को कि ये कार्रवाई कहीं क्यों नहीं होती। आप जाति बयान कह के निकल जाते हैं, और जो हिंदुत्ववादी है, कट्टरवादी है, उनके सामने ये जो है खुला जो है मैसेज चला जाता है कि हमको करना क्या है। और वही हो रहा है पूरे देश में जो है, चाहे झारखंड हो या जो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी है ये इसी तरह के जो मामले होते हैं। वो समझते हैं कि असल जो है बयान तो ये है, और जो बड़े लोग जो है वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं।
और मैं बार बार कहता हूं ये लोग जो है नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम को फेल करने में लगे हुए हैं। ये जो कट्टरवादी हैं, जो समुदाय के नाम पे, फिरका के नाम पे, मजहब के नाम पे और जो है धार्मिक जो है प्रतीकों और मजहबी अलामतों के नाम पे जो सियासत करते हैं, ये लोग जो है देश को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी, जो बात यहां पर नोमानी साहब कह रहे थे, बड़ी क्लियर बात उन्होंने कही। क्या सतीश कुमार जी, क्या वाकई में सच्चाई है कि पीएम मोदी का एक बिल्कुल साफ सुथरा सा उनका मिशन है, उनकी एक लाइन क्लियर है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उनके इस रास्ते में, उनके इस मिशन में कुछ लोग रोड़ा डाल देते हैं? इस तरह के बयान आते रहेंगे तो यकीन विश्वास कैसे होगा? ये सुखद आश्चर्य है कि पिछले 5 सालों में जो लोग मोदी को हिटलर मानते थे, आज वो ये बयान दे रहे हैं कि नहीं, मोदी की प्रणाली तो अच्छी है, उसको फेल किया जा रहा है। चलिए, ये सोच में बदलाव आ रहा है। लेकिन देखिए अबू भाई, अबू भाई यहाँ पर आरएसएस बीजेपी को नहीं जानते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे। याद होगा अबू भाई 1977 में, 1977 में अबू भाई इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट वो याद होगा। वो मैं शफीउल्लाह से बात बात पूरी हो जाएगी। सही है या गलत है, आप उधर ले जा रहे हैं, उधर हम बहुत जानते हैं आरएसएस के बारे में। ठीक है, मैं यासिर आ रहा हूं। नुमानी साहब बात पूरी हो जाने दीजिए। नुमानी साहब सुन लीजिए, आप और मुसलमानों, नुमानी साहब सुन लीजिए, सतीश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं जी। ये बात जी सतीश जी, भारतीय मुसलमानों और मौसम पर, भारतीय मौसम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये कांग्रेस पार्टी की गुरु गोलवालकर ने कहा रखा है। उसके बाद अगर आरएसएस को, भाई साहब आरएसएस को अगर जानते रहते और तो आप इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं देते। धर्म के नाम पर आरएसएस कोई बातें नहीं करता। इसके लिए हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर है। उसको जानिए, समझिए, जानिए और समझिए जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में। ठीक है, नुमानी साहब सुन लीजिए, बात डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। नुमानी साहब सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। नुमानी साहब आपने अपनी बात रख ली है, सतीश जी को बोलने दीजिए। सतीश जी कंटिन्यू कीजिए। वही कह रहा हूं कि अबू भाई, ये जो राजनीति मुसलमानों के संदर्भ में ध्रुवीकरण जो हुआ, उसी का नतीजा इस तरह के बयानबाजी अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता देता है तो वो स्वीकार्य नहीं है। जो ईश्वरप्पा ने कहा बिल्कुल ही नाजायज और देश को बांटने की बात है। जिस तरीके से आरएसएस के संदर्भ में कुछ लोगों ने बातें कही, ये अत्यंत क्षोभजनक है और गलत है। आरएसएस कभी भी धर्म के नाम पर कोई बयानबाजी नहीं करता, राष्ट्र निर्माण की बातें करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो और ईसाई हो। तो उसको समझने की कोशिश करें। अगर इस तरह की गलत बयानबाजी करेंगे तो राष्ट्र में और ये विरोधी गतिविधियां उत्पन्न होंगी। इससे बचना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र के लिए कटिबद्ध हो, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता और तमाम तरह के लोग गलत बातें करते हैं। इससे ठीक है, यासिर जिलानी, मैं शफीउल्लाह साहब आ रहा हूं। यासिर जिलानी, आपका रिएक्शन 30 सेकंड दे रहा हूं। शफीउल्लाह साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। यासिर जिलानी, देखिए मैं सतीश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत शानदार उन्होंने बात करी कि कम से कम आज ये हालात देश में आ गए हैं कि जो लोग धुर विरोधी हुआ करते थे, चाहे वो अल्लामा सैयद अपने मदनी साहब हो गए या दूसरे तमाम लीडर, आज वो आरएसएस की तरफ आगे आ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मौलाना अपने नोमानी साहब से भी मैं एक बात कहूंगा, बहुत अच्छी बात करते हैं, कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं। इन्हें यह भी समझना चाहिए कि जो 3 दिन का आरएसएस का इजलास विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ था, उसमें गुरु गोलवलकर जी की जो किताब है बंच ऑफ थॉट को लेके जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक शंका थी, एक सवाल की गुंजाइश थी, उस सवाल का जवाब उस वक्त हमारे आदरणीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने दिया था। और उन्होंने भारत और भारतीय मुसलमान और हिंदुत्व के बारे में क्या कहा था, यह मुझसे अच्छा नोमानी साहब जानते हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि उसको नोमानी साहब को लोगों तक यह भी बताना चाहिए, जब वो आरएसएस के बारे में इतना जानने की कोशिश करते। मैं जानता हूं कि उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, लेकिन इस पे हमने कम से कम 200 डिबेट करी है। मेरा ये कहना है कि हम समरसता, भाईचारा,
समानता, जो हमारी संस्कृति है 1000 साल की हिंदू मुसलमान की, जो सांझी विरासत है, हम उस पर चर्चा ना करके सिर्फ एक दूसरे के ऊपर उठा पटक, एक दूसरे से नहीं, तो यासिर जिलानी, ये बात तो ईश्वरप्पा जैसे लोगों को तक पहुंचाने की जरूरत है। जो प्रोग्रेस, यासिर जिलानी साहब, ये आपसी भाईचारा, इत्तेहाद की जिसकी आप बात कर रहे हैं, बताइए, ये मैसेज तो ईश्वरप्पा जैसे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। ईश्वरप्पा जैसे लोगों तक ये बात कौन पहुंचाएगा? यासिर जिलानी साहब, आपने मुझसे पहला सवाल जब पूछा, इन श्रीमान, सुन लीजिए, इन श्रीमान को लेके जब आपने पहला सवाल मुझसे पूछा, मैंने अपना जवाब जो दिया है वो आपके तमाम दर्शकों ने देख लिया। मुझ तक मैसेज आ चुका है फोन के ऊपर। देखिए, हम लोग जो गलत है उसको गलत कहते हैं, जो सही है उसको सही कहेंगे। शफीउल्लाह साहब, आपका रिएक्शन जल्दी से। साहब जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद कभी ये कंफ्यूज होकर बात बताना नहीं चाहते। अब सुन लीजिए, शफीउल्लाह साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। असल बात यह है जी, आप तो सही करते हो, अमल तो नहीं असल बात यह है कि नुमानी साहब प्लीज अब सुन लीजिए। छोटे बच्चे नहीं, और एक मिनट नुमानी साहब जी, ईश्वरप्पा कोई छोटे बच्चे नहीं या कल के पॉलिटिशियन भी नहीं, बहुत पुराने पॉलिटिशियन है। वो सब जानबूझ के सोच समझ के बात कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल्यूर है। सारे पकोड़े बेच रहे हैं ग्रेजुएट्स, और सारे चौकीदार रास्ते में आ गए हैं। उनको भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ पलटाने के लिए, और हमारी यहाँ बीजेपी हुकूमत कर्नाटक में पूरी तरह से फेल हो गए। सैलाब है, लोग खड़े हुए हैं पानी में, छतों पर खड़े हुए हैं, उन तक कोई मदद नहीं जा रही है। और वो येडियुरप्पा जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने मिनिस्टरों को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये मजबूरी को, ये फेल्योर को लोगों के पास से हटाने के लिए ऐसे बयानात दिए हैं। मैं हमारे मुसलमानों से यह कहता हूं कि हमें जेडीएस और कांग्रेस कहां है? आप सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे हैं? अगर इतना बड़ा फेल्योर कर्नाटक सरकार का है, येडियुरप्पा सरकार का है, तो जेडीएस कहां पर है? कांग्रेस कहां पर है? मेरी अपील है अबू हुरैरा साहब, मैं चाहता हूं, मेरी अपील है कि हम कानूनी चाराजोई की सोच रहे हैं। सब लोगों को मेरी अपील है कि कानूनी चाराजोई ही करें, ताकि उन्हें सबक सिखाया जाए। और वो फेल्यूर हो गए, पूरी हुकूमत फेल्यूर हो गई है, उसको छुपाने के लिए सब किया जा रहा है, और मुसलमानों को भड़काने के लिए किया जा रहा है। और जो ऐसे बयान जिस पार्टी से भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काम किया है उसके जिस लीडर के, जो लीडर भी किसी भी पार्टी का हो, पार्टी लेवल से ऊपर उठकर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई भी अगर लोगों को बहकाने का कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का देता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम करेंगे, ईश्वरप्पा से शुरू करेंगे, और जो ऐसे लीडरों को साथ देते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। चांद पाशा जी, क्या कार्रवाई करेगी बीजेपी? कर्नाटक बीजेपी कार्रवाई करेगी ईश्वरप्पा जैसे शख्स के लिए? लगातार मुतनाज़ा बयानात आते रहते हैं उनके। जरूर उन्हें नवाजा जाएगा। देखिए, शफीउल्लाह साहब अपने आप को ऐसा समझते हैं कि ताकि पार्लियामेंट में या विधानसभा में बैठ के आए हैं, ऐसा इस तरह से बयान करते हैं, इस तरह से बोलते हैं। बात ऐसी है, हमने पार्टी से है, मैं जो है नायब सदर हूँ बीजेपी का, अखिलेश मोर्चा का, तो मैंने जो है आपको बताता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, तो इसके बारे में जो है येडियुरप्पा साहब को इस चीज का इल्म है। तो इस तरह का जो बयान, लेकिन कोई बयान नहीं आया येडियुरप्पा का, बीजेपी से कोई बयान नहीं आया। बरोबर करें, येडियुरप्पा जी का कोई बयान नहीं आया चांद पाशा जी, इतने बड़े बयान पर। देखिए अभी कार्रवाई होगी क्या बोलने के साथ इमीडिएट? अब मीडिया तो नहीं है ना, तो मीडिया जाते चेक करके उनका प्रोग्राम रख ले देते हैं ना। आपका काम वही है ना मीडिया का, तो इमीडिएट प्रोग्राम है। आपको मीडिया को ये चाहिए, आपको जो है मीडिया रिपोर्ट चाहिए, इस तरह आप बयान रख लेते हैं। ट्विटर का जमाना है चांद पाशा जी, ट्विटर का जमाना है, कम से कम एक ट्वीट येडियुरप्पा जी ने कर दिया होता। एक मिनट, जब जमीर अहमद खान साहब, आप सुनते ही नहीं ना सर, तो आप जो है सुनते ही नहीं है। मीडिया का प्रॉब्लम वही है, सुनते हैं ना, आप सुनिए। पहले ईश्वरप्पा पर कार्रवाई करनी थी, बात करने से पहले आप ही बात करते हैं, आप ही सवाल करते हैं मीडिया लोग। पहले आप ही सवाल, आप सही जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए कि कार्रवाई होगी, यकीन दिलाइए न्यूज़ 18 पर आज कि ऐसा पार्टी में कोई भी शख्स अगर समाज को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप नहीं सुन रहे हैं मेरी बात पूरी तरह से, आप सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए ना पूरी बात। मैं सुन रहा हूं, बात आगे बढ़ाइए। का प्रॉब्लम यही है क्या? सुनिए, आप बात बोलता आ रहा हूँ, सुनिए। अभी जो है अखिलेश मोर्चा के जो है सदर हैं, पूरी जो है रिपोर्ट आज ने सुबह में जाके दी है, बातचीत हुई है। तो इसके बारे में उनका खत्म कब उठता है क्या है, हमको क्या मालूम है? हम तो इतने बड़े लीडर नहीं है। बड़े बड़े लीडर जो है नेशनल लीडर बैठे हैं, उनके कार्रवाई करेंगे। हमारी तो जरूरत नहीं है ईश्वरप्पा साहब को हम कार्रवाई करें। पहली बात सुन लीजिए। और दूसरी बात,
इसी तरह से जमीर अहमद खान साहब जब ये बयान जब दिए हैं तो आपने कोई भी बयान दे, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ होनी चाहिए, किसी भी पार्टी को। यासिर जिलानी मैं 30 सेकंड में बता रहे थे 30 सेकंड क्योंकि अब टाइम नहीं बचा। यासिर जिलानी क्या नहीं लगता है कि ऐसे लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई हो ताकि समाज टूटे ना, आपसी भाईचारा बचा रहे। बेकार में यासिर जिलानी साहब इन जैसे आदमियों से मत मिलाइए। यासिर जिलानी साहब को कंडेम चार भाषा करने की के बात लिए हो, मैं मैं यासिर जिलानी का कमेंट और बता रहा हूं। गलत है। यासिर जिलानी सर साहब ये ऐसे लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। सर इस सैलाब के बारे में बता रहे थे तो हुकूमत क्या कर रही है? डूब रहे लोग, डूब रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो डाउन करो। यासिर जिलानी, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज कम से कम महफूज रहे। जी देखिए, इस तरह के कोई भी लीडर हो, चाहे जमीर खान हो जो जिसने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी है, मैं जेडीएस के लीडर जो बैठे हुए हैं मैं उनको इत्मीनान दिला दूं कि अगर हम लोगों ने यहां से सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी, अगर वहां के कोई हमसे आके अपील करते हैं तो उनके खिलाफ भी लोग जाएंगे, क्योंकि इस तरह के नफरत फैलाने वाले लीडरों की हमारे ईश्वरप्पा का नाम भी ले लीजिए यासिर जिलानी साहब, ईश्वरप्पा जी का नाम ले लीजिए, फैला सकते जो इत्तेहाद अखलाक, ईश्वरप्पा का नाम ले लीजिए यासिर जिलानी साहब। अबू हुरैरा साहब, मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूं, पहला वक्तव्य आप घुमाइए, मैंने जो पहला क्वेश्चन आपने किया उसका जवाब मैंने दिया है, लेकिन जो लोग भी समाज को तोड़ने का काम करेंगे वो समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनको चाहिए कि अपनी जबान को बंद रखें और कोशिश ये करें कि समाज में भाईचारा, मोहब्बत और कायम रहे, जो हमारा सदियों से हमारी परंपरा है। हमें तो मुगलों ने नहीं हराया, हमें करने वाले यहाँ समाज को तोड़ रहे हैं। जो दो चार लोग गोडसे की पूजा करने वालों का साथ देने वाले समाज को तोड़ रहे हैं। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि समाज को तोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। और सभी पार्टियों को अब निकलकर सामने आना चाहिए, खासतौर से जिस तरह से लगातार ये बयानात ईश्वरप्पा देते रहते हैं। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा, चांद पाशा जी ने कहा है कि पार्टी सोच रही है, कार्रवाई उन पर होगी। अब यह कार्रवाई कब होती है, कितनी जल्दी होती है, यह देखना बहुत अहम रहेगा। न्यूज़ 18 की भी उस पर लगातार नजर रहेगी। अब जाहिर सी बात है कि समाज एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। आपसी भाईचारे और इत्तेहाद की सख्त जरूरत है मुल्क को। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, सलमान निजामी साहब, प्रोफेसर सतीश कुमार जी, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, चांद पाशा जी और सैयद शफीउल्लाह साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।